गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग रेजोनेंस की चर्चा कर रहे थे और रेजोनेंस के एप्लीकेशंस में मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जिनको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके आरएस बनाने पर उसके जितने भी आरएस बनते हैं वो अगर इक्विवेलेंट होते हैं तो इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी बराबर पाई जाती है। जैसे मान चलिए कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट का आयन का अगर मैं आरएस बनाऊंगा, देखिए जेंटलमैन, ये जो स्ट्रक्चर आप कभी भी हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब आप रेजोनेंस कराना शुरू करेंगे तो वो स्ट्रक्चर स्वयं में एक आरएस होगा। तो इसको मैं पहला आरएस बोल देता हूँ। अब जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसका ये हो जाएगा। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा। जेंटलमैन देखें जरा कि ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हो गया। मतलब तय बात है कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पहुँच गया है। फिर आप देखिए कि ये पाई बॉन्ड था तो ये वाला जो पाई बॉन्ड हो गया, सॉरी ये दोनों एक जैसे हैं, इससे हमने पाई बॉन्ड बना दिया। मतलब ये वाला जो चार्ज था नेगेटिव वो यहाँ पहुँच गया। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, अगर मैं तीनों को बोलूँ तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड are equivalent RS, इक्विवेलेंट RS। और जब इक्विवेलेंट RS होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी सभी की क्या होगी, सेम होगी। देखो आप कोवेलेंट बॉन्ड, देखो नेगेटिव चार्ज किस पे, दो ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज किस पे, दो ऑक्सीजन पे। कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, सब में दो नेगेटिव चार्ज हैं। तो जेंटलमैन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो सेम होगी। तो स्टेबिलिटी फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड। तो अगर इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या बनेगा, तीनों बॉन्ड में पाई बॉन्ड करेक्टर है जेंटलमैन, तो मुझे दिखाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ डिस्पर्स हुआ है वो मुझे दिखाना पड़ेगा। और इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, और टोटल चार्ज कितना था, -2। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर आप फॉर्मेट आयन में देखेंगे This one is formate ion
ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, इक्विवेलेंट आरएस होंगे, 2 इक्विवेलेंट आरएस। और अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम जेंटलमैन, तो देखिए पाई बॉन्ड करेक्टर इसमें भी है, पाई बॉन्ड करेक्टर इसमें भी है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे भी आया। ध्यान दें आप जरा, या इसी को मैं बोल सकता हूँ दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ध्यान देना है, कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि नॉन पोलर आरएस होगा, नॉन पोलर आरएस इज मोर स्टेबल देन पोलर आरएस। इक्विवेलेंट आरएस have similar stability। तो ये फॉर्मेट आयन में हुआ, ये फॉर्मिक एसिड से बनता है जेंटलमैन, दिस वन इज फॉर्मेट आयन। स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आरएस। किसी स्पीसीज में, किसी मॉलिक्यूल में आरएस की संख्या बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। फॉर्मेट आयन की तरह यदि मैं एसीटेट आयन में, बताया था मैंने, फॉर्मेट आयन की तरह यदि मैं एसीटेट आयन में करूंगा, H2SO3 को ही देखो, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। अगर इसका मैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाऊं साइड में, तो जो हाइपर वैलेंट एटम होगा, सेंट्रल एटम, वो सल्फर होगा, उसकी मैक्सिमम वैलेंसी का रूल आप फॉलो करेंगे। तो ये सल्फ्यूरस एसिड में ऑक्सीजन से 2 H कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो बेसिसिटी है, जिसको आप वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा 2। मतलब एक एक करके दोनों H+ जब निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना, सो दिस वन इज सल्फाइड आयन। Now gentlemen, if we can check about the resonance, it is just like carbonate ion। अगर मैं इसमें रेजोनेंस की बात करूं, तो इसमें जो सीन है वो कार्बोनेट आयन की तरह बन रहा है, मतलब इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, वो भी कितनी, 3। और इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, पाई बॉन्ड करेक्टर डिस्पर्स हो जाएगा हर एक में,
तो ये 3 इक्वल RS बने, 3 इक्विवेलेंट RS, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके जेंटलमैन, इफ वी आर कंपेयरिंग फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, किंग्स ऑफ केमिकल, इसमें भी मैं 2 प्रोटॉन को निकाल सकता हूं। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 प्रोटॉन को निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा वो सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन में टोटल RS कितने बनेंगे साहब? 4। चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसे 1 नंबर दूं, इसे 2 दूं, इसे 3, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 2 और 4 पे है, डबल बॉन्ड 1 और 4 पे है, डबल बॉन्ड 3 और 4 पे है, और डबल बॉन्ड 1 और 3 पे है। यू कैन चेक दैट जेंटलमैन। देखिए, नेगेटिव नेगेटिव 1 और 3 पे नेगेटिव है, इधर 2 और 3 पे नेगेटिव है, इधर 2 और 1 और 2 पे नेगेटिव है, और इधर 2 और 4 पे नेगेटिव है। मतलब आप देखो कि ये इक्विवेलेंट RS बने, इक्विवेलेंट RS बने कितने? 4। बट हम यहाँ क्या लिखे थे अभी कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RS। अगर आप इसे कंपेयर करें और इसे कंपेयर करें तो क्या हुआ भाई? सल्फेट आयन में कितने RS बने? 4। सल्फेट आयन में कितने RS बने? 4। तो सल्फेट आयन इज मोर स्टेबल देन सल्फाइड आयन। यहाँ RS कितने बने? 4। यहाँ RS कितने बने? 3। तो ध्यान देना है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज more stronger than sulfurous acid। मैं आपको बता चुका हूं जेंटलमैन, प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले आप एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करो। एनाइन की स्टेबिलिटी में जिस एनाइन के करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं उस एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यदि एनाइन किसी एसिड से प्राप्त है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ
वो मोर स्ट्रॉन्गर हुआ सल्फ्यूरस एसिड से। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड प्रबल है या सल्फ्यूरस, तो आप आंसर दे सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सर प्रबल है सल्फ्यूरस से। तो RS बढ़ने पर एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिमिलरली आप क्वेश्चन कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, रफली आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड का। ये स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, सॉरी ये एक्चुअली में डेटिव बॉन्ड है जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है नाइट्रिक एसिड। तो इसमें एक प्रोटॉन निकल सकता है। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वन प्रोटॉन, अगर मैं एक प्रोटॉन निकाल दूं, ये प्रोटॉन है, तो जो एनाइन बनता है इट इज कॉल्ड नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन में ऑक्सीजन 3 है, मतलब कार्बोनेट आयन की तरह, लेकिन नेगेटिव 1 दिख रहा है, तो हम 2 नेगेटिव बना देते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है भाई इसको हमने हटाया तो एक नेगेटिव इस पे आया, और ये जो बॉन्ड है इसको मैं प्लस माइनस में रख सकता हूँ, इस पे प्लस और इस पे माइनस। सो इट इज जस्ट लाइक अ कार्बोनेट आयन। तो ये पहला RS हो गया। कार्बोनेट आयन की तरह कार्बोनेट आयन की तरह इसके भी इक्विवेलेंट RS होंगे। इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली, ये पाई बॉन्ड है, और ये इसका RH हो गया जेंटलमैन। This one is RH, resonance ion. So you can say that in case of nitrate, 3 equivalent RS मिले। देखो आप, कार्बोनेट आयन की तरह। अगर मैं इसे कंपेयर करूं HNO2 से, दिस वन इज नाइट्रस एसिड, एक प्रोटॉन निकलेगा और जो एनाइन बनेगा इट इज कॉल्ड नाइट्राइट आयन। यू कैन सी दैट नाइट्राइट आयन में अगर मैं देखूंगा तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ, और ये पाई है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका RS बन जाएगा। इक्विवेलेंट RS, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 2। RH बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि नाइट्रेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? 3। और नाइट्राइट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने? 2। नाइट्रेट इज मोर स्टेबल देन नाइट्राइट। क्योंकि इसमें RS कितने बने? 3, और इसमें RS कितने बने? 2। तो इसीलिए
भाई नाइट्रेट आयन इज मोर स्टेबल देन नाइट्राइट आयन, तो आप क्या लिख सकते हो कि HNO3 विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2। तो रेजोनेंस कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका शायद महत्व कुछ बच्चों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि कितना ज़रूरी है रेजोनेंस को सीखना और रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आपको समझ में आ जाए कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, स्टेबिलिटी के रूल बताए। जब आप स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं तो उसी के आधार पे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूं तो 2 लोन पेयर हैं इसमें। ये पहला स्ट्रक्चर दिया गया था क्वेश्चन में, दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया था ये दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया था, तीसरा स्ट्रक्चर जेंटलमैन दिया गया था और चौथा स्ट्रक्चर था कार्बन पे नेगेटिव था और इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो आपको चेक करना था। देखें सबसे पहले तो आप ये देखो कि 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये नॉन पोलर है, न्यूट्रल जिसको आप बोलते हैं, न्यूट्रल बोल दो या नॉन पोलर जिसमें, और ये चार्ज है। तो मैंने आपको बोला ना कि न्यूट्रल आरएस is more stable than charge RS। एक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं है वो हमेशा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन, अब देखो सेकंड में आप देखो H का डुप्लेट कंप्लीट है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल में कि ऑक्सीजन पे यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाए तो 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। और इन दोनों में जरा आप देखें, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इधर पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर पे ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट थर्ड और फोर्थ दोनों में है। अब जरा देखो कि इसमें क्या है कि कार्बन पे प्लस है और इस पे ऑक्सीजन पे प्लस है। ओके जेंटलमैन, तो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? देखो आप, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है,
लेकिन इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, राजा का मुकुट राजा पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, मैंने बताया। और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, खराब बात हुई। तो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल, फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व करेंगे कि अगर आपको डिफरेंट टाइप के आरएस दिए गए हैं तो आप उन्हें मेंशन करना सीखें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन कम। ये मोर स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लेना आप। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दिस वन इज कंप्लीट ऑक्टेट। तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ये मैंने केस कराया था, नेगेटिव वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, सो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। This one is vinyl chloride, gentlemen. Vinyl chloride. यहाँ पे Cl पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आया और दूसरी चीज के दिस वन इज न्यूट्रल, नॉन पोलर हम बोल सकते हैं। और इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, दीज आर नॉट द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके जेंटलमैन, दीज आर नॉट द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर एस। तो रेजोनेंस को ध्यान में रखते हुए हम स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं और स्टेबिलिटी के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा आर एस ज़्यादा स्टेबल होगा जेंटलमैन। इसी की मदद से हम एनाइन की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं और इसी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आर एस ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम। एनाइन की स्टेबिलिटी यदि आर एस से बढ़ती है तो उसके आधार पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिस्कस कर सकते हैं।
हमेशा ध्यान रखना है कि मान चलिए कि मान चलिए CH3COOH है और CH3SO3H दिस वन। तो आप देखेंगे कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 2, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। ये H निकल सकता है, ये H निकल सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा जेंटलमैन। तो देखें जरा कि CH3C negative is less stable than CH3SO3 negative due to more resonating structures. Okay? तो अगर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं तो एसिडिक नेचर में सेकेंड विल बी मोर एसिडिक देन 1। जो सेकेंड वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा 1 से। सिमिलर क्वेश्चन हम कर सकते हैं एसिटिक एसिड और फिनॉल में। बताया था मैंने कि एसिटिक एसिड और फिनॉल तो इसमें इक्विवेलेंट RS बनेंगे और इसमें नॉन इक्विवेलेंट RS बनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट RS बनने पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल की। सो CH3COO negative anion is more stable than phenoxide ion. So monocarboxylic acid is more acidic than phenol. सिमिलरली हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बताया था मैंने फिनॉल इज C6H5OH। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इट गिव्स फिनॉक्साइड आयन एंड 1 प्रोटॉन, और ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन। But in alcohol, aliphatic alcohol, CH3CH2OH, प्रोटॉन अगर मैं निकाल दूंगा तो नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल एल्कोहल। तो एक ऑर्डर आपको आज से याद रखना है, 12th में भी मदद करेगा कि एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल एल्कोहल। जेंटलमैन चर्चा जारी रहेगी बिकॉज वी आर स्टडिंग वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन रेजोनेंस, ठीक है ना। चर्चा जारी रहेगी, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऑल द बेस्ट।